बदला लेना था पाकिस्तान से और ले लिया अंधभक्तों से। और सिर्फ अंधभक्तों से ही नहीं बल्कि बीजेपी आरएसएस के तमाम नेताओं से, गोदी मीडिया के लपटझंडिसों से मोदी सत्ता ने बहुत जोरदार बदला ले लिया है। और उन सब से बदला लिया है जो कल तक नारा दे रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, जो कह रहे थे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। और तो और अभी एक सप्ताह पहले ही जो बीजेपी पोस्टर बना के कह रहे थे कि ध्यान रहे आतंकियों ने धर्म पूछा, जाति नहीं, वो बीजेपी एक सप्ताह में ही जाति पूछने पर आ गई। अब लोग कहने लगे हैं कि बड़का पलटू राम कौन है, नीतीश की नरेंद्र। बहुत नाइंसाफी है। आप जनता बताइए, गोदी मीडिया वाले तो अभी से मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, मगर आप बताइए, सोचिए कि 140 करोड़ वाला देश टुकुर टुकुर पाकिस्तान बॉर्डर पे ताक रहा था कि विश्वगुरु अब हमला करेंगे कि तब हमला करेंगे। यानी सबकी नजरें बॉर्डर पे टिका के हुजूर ने अंधभक्तों की खटिया ही खड़ी कर दी। बेचारे भक्तों ने बड़ी मेहनत से बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जातियों में नहीं बंटना है, हिंदू हिंदू रटना है जैसे नारे याद किए थे। अब समझ नहीं आ रहा कि ये सारे भक्त और तमाम बीजेपी के नेता, गोदी मीडिया के लपटझंडिस हिंदुओं को एक कैसे करेंगे भाई। क्योंकि मोदी सरकार ने फैसला लिया है जाति जनगणना कराने का, और आप तो जनमत करते हैं ये वही इंडिया गठबंधन की डिमांड है जिसके लिए राहुल गांधी ने संसद में ताल ठोक कर कहा था कि यहीं से पास कराएंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो हम जब आएंगे, जब भी आएंगे तो करके दिखाएंगे। बिहार से तेजस्वी यादव ने भी खूब जोर लगाया। इन सब की डिमांड हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने मान ली है। हालांकि डिमांड मान ली है या फिर जनता की नज़र यहाँ से वहाँ घुमाने की ये टैक्टिक्स है, ये भी अपने आप में सोचेबल सवाल है। तो आइए जरा सोचते हैं, ये भी देखते हैं कि क्या मोदी की सरकार में सारा काम राहुल गांधी का हो रहा है, जिसके बारे में अंधभक्त कहा करते थे कि वो झुकता नहीं है, वो इतना क्यों झुकने लगा। अच्छा, पहलगाम मामले पर हाल ही में प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद एक और हाउ लेवल मीटिंग हुई। लोग पूछ रहे थे कि सैन्य अधिकारियों से मीटिंग के बाद मोहन भागवत से मीटिंग करने का क्या मतलब है। तो दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, जोर डालना है तो उंगलियों पर डालिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टर्न से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसलिए आपकी आवाज को बुलंदी देने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ घंटे पहले ही गोदी मीडिया वाले शोर मचा रहे थे कि प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की है। पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई कि अब हमला होगा कि तब हमला होगा। इसी बीच मोदी कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि जातीय जनगणना कराएंगे। इस मुद्दे पर पूरी बात बतियाएंगे, लेकिन बचपन की एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पेट में बहुत जोर से गुदगुदी हो रही है। हमारे पड़ोस में एक नौकर हुआ करता था, नाम था जुल्मी। जी हाँ, जितना खतरनाक नाम है, काम उससे भी खतरनाक था। सुनिए, वो धुआं उड़ाया करता था। धूम्रपान सेहत के लिए खतरनाक है, ये ध्यान में रखते हुए सुन लीजिए। वो धुआं उड़ाया करता था। एक बार उसने मुझे बुलाया और कहा कि देखो, मैं अपनी आंखों से धुआं निकाल लूंगा, पलक झपकाए बिना बस मुझे टुकुर टुकुर देखते रहना। मैं भी बहुत छोटा था, लगा कि जादूगर होगा, आंख से धुआं निकालेगा। नाक से तो सब निकालते हैं, आंख से धुआं निकालने का अनुभव, देखने का अनुभव पहली बार मिलने वाला था। तो टकटकी लगाकर मैं उसकी आंखों में देखता रहा। बीड़ी खींचने के बाद उसने अपना हाथ नीचे किया, मैं उसकी आंखों में देख रहा था और उसने धीरे से मेरे पैरों में बीड़ी छुआ दिया। क्या हुआ? जुल्मी का जुल्म समझ में आया कि नहीं? ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इसका किसी कल्पना या मनगढ़ंत कहानी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो जुल्मी ने जो मेरे साथ किया, वही कांड आज बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने तमाम नेताओं, अंधभक्तों, नफरती चिंटुओं, IT सेल के गुर्गों और गोदी मीडिया के लपटझंडिसों के साथ कर दिया है। सबको दिखा दिया कि वो देखो बॉर्डर पे झांको, और नीचे से बीड़ी छुआ दिया। ये अलग बात है कि ये सब के सब एक झटके में पलटी मार जाएंगे, मगर यकीन मानिए इनकी दिलों को जितनी गहरी चोट लगी है ना, बेचारे पता नहीं कैसे झेलेंगे। ईश्वर अल्लाह इन्हें सबको झेलने की शक्ति दे, इनकी अंधभक्ति बढ़ाए। आपको याद होगा बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जातीय जनगणना करवाया था। डिमांड तो इसके पहले से भी चल रही थी, मगर जब इसकी रिपोर्ट सामने आई ना तो बवाल मच गया। इसी के बाद से इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने अपने हाथों में एकदम जकड़ लिया। राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक जातीय जनगणना की डिमांड करते रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान यह मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा था। अब खबर आई है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले बड़का फैसला लेते हुए जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया गया है। सितंबर महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है और आंकड़े एक साल बाद आएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। और आप तो जानबे करते हैं इसी साल के आखिर में बिहार का चुनाव भी है, यानी इसके आंकड़े साल 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत में आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले आंकड़े आ जाएंगे। कोविड का बहाना लेकर सरकार ने साल 2021 में जनगणना नहीं करवाया, 4-5 साल की देरी हो गई। अब उस जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया गया है। जब भारत में अंग्रेजी शासन था तो जातीय जनगणना होती थी, 1941 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई। यानी कुल मिलाकर जो बीजेपी आरएसएस जातीय जनगणना को लेकर दिन रात धर्म की घुट्टी पिलाया करते थे, वो अब जाति पूछने को तैयार हो गए हैं। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू हो गई है कि ये सरकार राहुल गांधी चला रहे हैं क्या, विपक्ष में रहकर। कांग्रेस वाले लिखने लगे हैं कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से राहुल गांधी द्वारा संसद में मोदी सत्ता को दिए गए चैलेंज को सुन लीजिए और उनके हाव भाव को देख लीजिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो दावा किया था उसको भी सुन लीजिए। इसके बाद धोबी घाट वाली चर्चा शुरू करेंगे, छोड़ के जाना नहीं है, बने रहिएगा। हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक न्याय समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा असर आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम भेज दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है
पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इस को वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताए जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। सुन लिया आपने। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। राहुल गांधी पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपनी जान गंवा चुके शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि इस दुखद घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है। आतंकियों के खिलाफ सख्त और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। हम संसद के विशेष सत्र बुलवाने की मांग कर रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर से चर्चा हो गई है कि आंसू पोंछने राहुल गांधी जाएंगे, वोट मांगने नरेंद्र मोदी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी सत्ता पर जवाबी कार्रवाई का जबरदस्त दबाव था, राहुल गांधी पीड़ितों के घर पहुंचने लगे थे, इसीलिए 56 इंची का भौकाल ढीला पड़ रहा था। ऐसे में जरूरी था कि कुछ तूफानी करना है, भले ही वो तूफानी विपक्ष का एजेंडा हो। हालांकि विपक्ष की बात मान लेने में, उसके एजेंडे पर काम कर लेने में तूफान और ज्यादा आएगा। मगर सवाल यह है कि तूफान कहां पर आया है। और समझने वाली बात यह भी है कि जो गोदी मीडिया दिन रात सूत्रों के हवाले से सूचना देता है, उसके सूत्रों को भी पता नहीं चला कि सरकार जातीय जनगणना करवाने का फैसला लेने वाली है। छी है ऐसे गोदी मीडिया पर और उनके सूत्रों पर। काम की खबर कभी इनको पता ही नहीं चलने देती है सरकार। इन सब को तुरंत चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए। इनके सूत्र किसी काम के नहीं, सब फ्लॉप है। जिस प्रधानमंत्री और जिस सरकार की दिन रात ये चाटुकारिता करते हैं, जिनके सामने एकदम बिछे रहते हैं, वो लोग इन्हें रत्ती भर का भी भाव नहीं देते। वरना सोचिए, इतनी बड़ी खबर को किसी सूत्र ने नहीं बताया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि सरकार क्या करने जा रही है। डूब मरो गोदी मीडिया के लपट झंडिसों। हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है। गोदी मीडिया के सूत्रों ने इतना बता दिया, लेकिन जातीय जनगणना के बारे में क्या हो रहा है ये नहीं बता पाए। वैसे खुली छूट के मामले पर डॉक्टर अंबेडकर के फैमिली मेंबर ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है और सवाल किया है। लिख रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, न कि प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर है, प्रधानमंत्री नहीं। इसलिए यह कहना कि प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दे दिया गलत है। उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को सैन्य कार्यवाही के लिए सुझाव देना कैबिनेट का काम है। प्रधानमंत्री अकेले ये फैसला नहीं ले सकते। दूसरी बात ये कि फ्री हैंड मोदी का अपने से पाला झाड़ने का काम है। भारतीय सेना अपना काम बहुत अच्छे से करती है और अपने कार्यों के लिए कभी भी प्रधानमंत्री पर निर्भर नहीं रही है। सेना के निर्णय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच सहयोगात्मक प्रक्रिया का परिणाम होता है। मुझे आश्चर्य है कि ये बैठक मंत्रिमंडल और विपक्ष की अनुपस्थिति में हुई। मोदी क्यों राष्ट्रपति बन रहे हैं? जैसा पानी रोक लिया जुमला था, वैसे ही ये फ्री हैंड भी जुमला ही है। यदि कल भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो इसका श्रेय केवल और केवल भारतीय सशस्त्र बलों को जाना चाहिए। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद पता चला कि प्रधानमंत्री आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिलने गए। लोग पूछने लगे कि मोहन भागवत हैं क्या,
किसी सेना के मुखिया हैं, सुरक्षा सलाहकार हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, क्या है? क्या प्रधानमंत्री सैन्य अधिकारियों से मुलाकात के बाद मोहन भागवत को रिपोर्ट करने गए थे क्या? मोहन भागवत सुपर सीएम है क्या? लेकिन अब समझ में आ रहा है कि दरअसल भागवत से मुलाकात पाकिस्तान मामले पर न होकर जातीय जनगणना वाले मामले पर हो सकती है, क्योंकि जाति और धर्म का विशेष ठेका और ठेकेदार कौन है ये तो आप जनबे करते हैं, बताने की जरूरत है नहीं। बहरहाल इंडिया गठबंधन के आगे मोदी सत्ता के सरेंडर की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा है कि हमने अपने हालिया प्रस्ताव में, जो कि 9 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में हुआ, वहां सामाजिक न्याय को लेकर प्रस्ताव पारित किया था और आज मोदी सत्ता को वो करना पड़ा जो हमारी मांग थी। बेचारे भक्त अब सोच रहे होंगे कि पिछले सप्ताह बीजेपी ने ये जो पोस्टर बनाया था और हमने इसको खूब शेयर किया था, इसका क्या करना है? इसको मोबाइलिया में रखना है, सेव करके व्हाट्सएप पर भेजना है लोगों को, कि अब इसको मिटा देना है, शब्दों की हेरा फेरी कर देनी है क्या? और अब कहना है कि आतंकियों ने भले ही जाति ने पूछी हो, लेकिन हमारे 56 इंची छाती वाले विश्वगुरु अब जाति पूछने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि अब तो परिसीमन होना है, उससे पहले जनगणना होगी, उसी के साथ जातीय जनगणना होगी, तो लोकसभा और विधानसभा में दलितों पिछड़ों के लिए सीटों को रिजर्व करना हमारी अगली लड़ाई होगी। हम लोग तो लगातार जातीय जनगणना की मांग कर ही रहे थे। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये हमारी जीत है, लालू यादव की जीत है, हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, ये हमारा ही एजेंडा था जिसकी बात भाजपा कर रही है। भाजपा वाले तो कह रहे थे कि हम जातीय जनगणना करेंगे नहीं करेंगे। वैसे बात तो सही है, जातीय जनगणना के विरोध में ही बीजेपी नेताओं ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, एक है तो सेफ है का नारा दिया, एक है तो नेक है का नारा दिया, और लेटेस्ट वाला था धर्म पूछा जाति नहीं। इस फैसले पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा है कि जातीय जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने में बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को यह चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जातीय जनगणना से दूर रख के एक ईमानदार जातीय जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक कभी भी चल नहीं सकता है। ये इंडिया की जीत है। यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संदेह जता रहे हैं कि जातीय जनगणना जब हो तो उसमें चुनाव की तरह धांधली न किया जाए, ईमानदारी से होगा तबे काम ठीक होगा। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले का स्वागत किया है। कह रहे हैं कि ये हम लोगों की पुरानी मांग है। खुशी की बात है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने का निर्णय ले रही है। इससे सबकी संख्या का पता चलेगा, सबके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी, विकास को गति मिलेगी और इसके लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं कि मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातीय जनगणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने, स्वर्गीय मुलायम सिंह ने, स्वर्गीय शरद यादव जी ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में हुआ, जिसे हम समाजवादी लोग जैसे आरक्षण, जातीय जनगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते थे, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। यानी कह रहे हैं कि हम समाजवादी जो 30 साल पहले सोच के बैठे थे, करने जा रहे थे, बीजेपी आरएसएस के लोग अब सोच रहे हैं, कर रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला है। अभी बहुत कुछ बाकी है, हम इन संघियों को हमारे एजेंडा पर नचाते रहेंगे। अब कुल मिलाकर देखिए, इस मामले पर कोई कुछ भी कहे, मगर सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात यह है कि बेचारे भक्त इस मामले को कैसे पचाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना था। राहुल गांधी संविधान लेकर घुमा करते थे, बार बार कहते थे कि जातीय जनगणना तो करवा के रहेंगे, और तब भाजपा के लोग इसे विभाजनकारी एजेंडा बताते थे, कहते थे कि ये बांटने वाली चीज है, हमें जातियों में नहीं बंटना है, धर्म के रूप में बंटना है। पहले किसी ने बटोगे तो कटोगे कह के डराया, फिर किसी ने एक है तो सेफ है कह के सहलाया। मगर कुल मिलाकर अभी टाइमिंग की बात हो रही है कि जब पूरा मुल्क पाकिस्तान पर कार्रवाई की बाट जो रहा था, तो हुजूर ने नफरती चिंटुओं की खाट के तोड़ दी। इस खबर को देखिए, चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियां खाली कर दी, अपने झंडे तक उतार लिए। मैंने अब पाकिस्तानी भी सोच रहे होंगे कि सीमा पर था माहौल बिगाड़ना और मोदी जी चल दिए करने जाती जनगणना। बहरहाल देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों की यह नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी है कि भक्तों से मिलें जुलें, उन्हें ढांढस बधाएं, उन्हें सांत्वना दें कि अभी तो खाली घोषणा हुई है ना, और घोषणाएं तो होती रहती हैं, वादे दावे होते रहते हैं, और वादा करके भूल जाने में हमारे महामानव से बड़ा विश्वगुरु कौन है?
कोई नहीं है। हालांकि ये कैबिनेट का फैसला है, मगर फिर भी मोदी है तो मुमकिन है। भक्तों को ढांढस बधाइए। पता नहीं बेचारे आज रात सोएंगे कैसे, सो भी पाएंगे या नहीं, पुराने नफरती नारों को भुलाएंगे कैसे और जातीय जनगणना के फायदे अब गिनाएंगे कैसे। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि जले पर नमक छिड़कने की आदत नहीं है, लेकिन एक सवाल के साथ वीडियो समाप्त करना चाहूँगा कि भक्त अपने आप से पूछें कि उनकी भक्ति में क्या कमी रह गई थी जो हुजूर ने पाकिस्तान की बजाय उनसे बदला ले लिया। आतंकवादियों ने जाति नहीं पूछी, मगर अब वो जाति पूछने निकल पड़े हैं। अब हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी भाई, जब हिंदू जातियों में बढ़ जाएगा, और हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। तो बहरहाल ये सारे सवाल भक्तों को याद तो है ही है, अपने में पूछा पुछोवल करते रहेंगे। आप लोग उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।